वेलकम टू एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत खास टॉपिक लेके आए हैं, बहुत खास वीडियो लेके आए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 10 की विज्ञान की पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे पार्ट नंबर 9 से 12 तक के चैप्टर के बारे में। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि हमने शुरू किया है पार्ट नंबर 9 से, जिसमें पहला जो चैप्टर है हमारा ये पार्ट नंबर 9 ये बैठ जाता है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है ना? तो प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, देखिए हम 9 से और 12 तक के चैप्टर में जो भी हमारे भौतिक विज्ञान के जो पोर्शन का जितना भी इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम की नजरों में है, वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसमें आज यहाँ पर बात करने वाले हम प्रकाश के बारे में। ठीक है ना? तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जो हमारी आंख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। देखिए, जब हमारी आंख पर लाइट पड़ती है तो हमारे आंख का जो काला बिंदु है ये सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश हमारी इस आंख के अंदर प्रवेश करता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? तो हमारी आंख हमें क्या करता है? ये दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है ना? तो ये होता है प्रकाश। अगर ये ना हो तो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है? तो प्रकाश के गुणों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलने की वजह से ही हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब क्षमा चाहेंगे, परछाई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? परछाई। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, जिस कारण हमें किसी भी वस्तु की जो है परछाई दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ आपके बोर्ड पर ये परछाई दिखाई दे रही है। ये परछाई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि प्रकाश यहाँ से टकरा कर ऐसे करके जा रहा है। समझ में आ गई बात? जैसे मेरे हाथ की परछाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीछे से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश जो है टकराकर सीधा जो है बोर्ड पर परछाई बना रहा है। किसकी? मेरे हाथ की। तो और दूसरा आता है हमारा प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी हम सी बराबर 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड भी यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। समझ में आया? ये प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ध्यान रखेंगे सही बच्चे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है? अगला है हमारा प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवन आदि के गुणों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर वैसे तो प्रकाश बहुत सारे गुणों को प्रदर्शित करता है, लेकिन हम यहाँ पर जो है खास खास पढ़ेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन और ध्रुवन आदि के गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है? ये था हमारा प्रकाश के बारे में। अब आइए जानते हैं प्रकाश का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि मैं अगर कोई चिकना सरफेस, यानी कि मान के चलो यही चिकना सरफेस है, अगर मैं इस पे लाइट मार देता हूं तो मेरा जो लाइट डला हुआ प्रकाश है वो यहां से इससे टकराएगा और इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। हालांकि ये है कि इसका एंगल, इसकी जो टकराने के बाद जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। ठीक है ना? तो प्रकाश जो होता है, जैसे मान के चलिए ये हमारा क्या है, चिकना सरफेस है ये वाला, और जैसे ये प्रकाश यहाँ पर टकरा रहा है और ये टकराने के बाद ये दूसरी दिशा में इधर जा रहा है, लेकिन माध्यम एक ही है, इसी माध्यम में वापस लौट रहा है, ना कि ये पार हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो प्रकाश जो है चिकने सरफेस से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमारा आपतित प्रकाश, ये आपतित किरण है, ये प्रकाश की क्या है? आपतित किरण है। और जब ये यहाँ पर ये हमारा आपतन बिंदु है, क्या है यहाँ पर? ये हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, जहां पर प्रकाश आपतित हो रहा है और यहां से ये टकराकर जो है परावर्तित होकर जा रहा है, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। जब ये प्रकाश आपतित हो रहा है तो यहाँ पर ये आइकॉन बन रहा है, इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? आपतन कोण। और जब ये इधर से टकराकर यहाँ पर जाता है इसे बोलते हैं हम परावर्तित कोण, यानी कि परावर्तन कोण। और ये जो लंबी डेडस लाइन है ये हमारा कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। ठीक है ना? तो प्रकाश परावर्तन का नियम और चित्र पढ़ाने के जो है एग्जाम में लिखने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका नियम जो है पहला, ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं? यहाँ पर बराबर होते हैं। यानी कि जो हमारा परावर्तन है, परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा, ये जो आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है ना, आसान। देखिए, आप लोगों को अगर एग्जाम में प्रकाश परावर्तन का नियम लिखने के लिए आता है तो आपको इतना काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। ओके, चलिए आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। यानी कि जो प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन और इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी जाने की बजाय अपने मार्ग से थोड़ी सी मुड़ जाती है, झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम सिंपल भाषा में ये कह देंगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने सीधे मार्ग से विचलित होकर, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया है ये यहाँ पर, ये अपने सीधे मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये था हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, इसकी परिभाषा, इसकी घटना की परिभाषा। अब इसके नियम की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि नियम लिखने के लिए आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें नियम क्या है कि इसमें जो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है, ये वाला अभिलंब से जो कोण बना रही है आई, इसकी ज्या, देखिए साइन को बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं ज्या, और कोस को बोलते हैं कोज्या। तो यहाँ पर क्या है, आपतन कोण की जो ज्या है उसका, और आपतन कोण की ज्या, और ये जो अपवर्तित किरण है ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा यहाँ पर अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है, क्या होता है नियत। अब इसे नियत को हम 1n2 लिख सकते हैं, यानी कि एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रकाश किरण है वो इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है। अगर इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करती है तो हम इसको 2n1 लिखते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये चीज क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में स्नेल का नियम अगर आता है तो स्नेल के नियम में आपको बस इतना हिस्सा ही यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गई बात। और इसमें यह भी लिखना है कि यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। ओके, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जैसा हमारे पहले वाले में दिया हुआ है ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती हैं। तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, दर्पण। तो देखिए दर्पण के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। दर्पण के बारे में देखिए आप लोगों ने अपने घर में जो आईना देखा होगा वो हमारा समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण किस तरह का होता है, समतल दर्पण इस तरह का होता है और इसके पीछे क्या लगा होता है, कलाई लगी रहती है, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और एक दर्पण होता है गोलीय दर्पण, जो कि गोलाई में होता है। तो गोलाई में जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ऐसा होता है, देखिए ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका जो जिसमें जो चिकना सरफेस है वो अंदर की ओर होता है और बाहर की ओर जो उभरा हुआ होता है उस पर क्या लगी होती है, कलई लगी होती है, ठीक है ना, यानी कि पॉलिश किया हुआ होता है। और उत्तल दर्पण जिसमें जो हमारा, मैं इसी तरह का बना देता हूँ आकृति, ठीक है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। तो यहाँ पर इसमें कलई लगी हुई है, तो यहाँ पर इसमें कलई लगी होती है अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, वो चिकना होता है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। समझ में आ गई बात। तो ये दर्पण बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमें जब पढ़ाया जाता है तो वो दर्पण के बारे में पढ़ाया जाता है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। तो वो असल में ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो सही बच्चे ध्यान देंगे इस चीज का। तो देखिए एग्जाम में इसके बारे में तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मैं आपको लोगों को जानकारी के लिए आपको बता दिया है। कभी कभी अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण क्या है तो तब हम इसमें लगा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, गोलीय दर्पण के से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण होता है ये काटा कहां से जाता है, ठीक है ना, ये काटा कहां से जाता है और ये कैसे बनाया जाता है। चलिए आइए हम यहां पर बात करते हैं। ये कोई खोखला गोला होता है, ये हमारा कोई खोखला गोला है, ये इसका हमारा क्या है, केंद्र बिंदु है। इसमें से इसको हम क्या करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं। यहां से हमने क्या किया, कोई दर्पण काट दिया, यानी कि ये हमने हिस्सा ये काट दिया, ठीक है ना। बेसिकली हम यहां पर समझेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये हमने काट दिया। ये देखिए हमने खोखले जो कांच का खोखला गोला था हमने ये हिस्सा यहां से काट दिया, ठीक है। तो जब ये कट गया तो कटने के बाद ये हमारा इतना हिस्सा बचा, ये इतना हिस्सा बचा। और हमने ये यहां पर देखिए, मैंने आप लोगों के सामने किस तरह से ये दर्पण काटा। अगर हमें इस दर्पण को ये अगर हमें इस दर्पण को क्या बनाना है, अगर हमें इस दर्पण को बनाना है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए यहां पर कलई कर देंगे।
और अगर हमें बनाना होता इसे उत्तल दर्पण तो हम इसके अंदर कड़ाई कर देते। समझ में आया? तो ये बिंदु जो हमने इसका, ये जो गोले का जो बिंदु था, इसको हम यहाँ पर इसको केंद्र बोलते हैं। ये खोखला जो गोला था हमारा, इसका केंद्र था। तो यहाँ पर इस दर्पण के लिए ये इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर नंबर 2 में लिख रखा था। अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव होता है जहां से ये मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष कहां है? मुख्य अक्ष हमारी यहां पर है। जहां से ये मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच बिंदु से, यानी कि दर्पण यहां से लेकर यहां तक के बीच की जो दूरी है, वहां से जब ये होकर गुजरता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये वाला बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? अगली बात, यहां पर ये दर्पण का ध्रुव समझ में आ गया हमारी। अब बात करते हैं हम वक्रता त्रिज्या। तो इस दर्पण के ध्रुव से इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम आर, रेडियस आर से कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी वक्रता केंद्र की और ध्रुव के बीच की दूरी हो जाएगी। ये वक्रता त्रिज्या समझ में आ गई। वक्रता त्रिज्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि किसी दर्पण के जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर हमें ये चीज याद है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब बात करते हैं हम यहाँ पर फोकस दूरी की। फोकस दूरी बिंदु P और C के बिल्कुल मध्य बिंदु की दूरी होती है। यानी कि ये हमारा बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसे हम मानते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमने बिंदु छोड़ दिया था, इसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु समझ में आया? इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से, यानी कि फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये फोकल पॉइंट हमारा हो गया। ये हमारा फोकल पॉइंट हो गया, फोकल पॉइंट। और यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारी फोकस दूरी। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है? ये जो R है, ये R और ये F, ये अगर बिंदु F मध्य बिंदु पर है, बीचों बीच है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा। तो ये 2R जो है, ये क्या हो जाएगा? 2F के बराबर हो जाएगा। और F क्या है यहाँ पर? F क्या है यहाँ पर? फोकस दूरी है। यानी कि इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, क्षमा चाहेंगे, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आप ये सब चीजें याद रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? और ये हमारा कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध हो जाएगा R बराबर 2F। तो कभी कभी हम इसको लिख देते हैं F बराबर R/2। ये दो तरीके हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चों को दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु जो होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लेंस के बारे में। लेंस, तो आइए जानते हैं लेंस क्या होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया था आपको दर्पण के बारे में, दर्पण में एक ही पृष्ठ होता है, इसमें दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस जो होता है, ये वाला अवतल लेंस, ये होता है अपसारी लेंस और ये होता है अभिसारी लेंस। तो जो उत्तल लेंस होता है, ये वाला उत्तल लेंस, ये इस तरह से ये गोलाई होती है इसकी, और ये बाहर, ये बीच में से उभरा हुआ होता है और ये अंदर से पिचका हुआ होता है। ठीक है ना? तो जो अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस, इसे अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले संपूर्ण प्रकाश को एक ही जगह फोकस कर देता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा अक्सर कि हम कक्षा में जो है क्या करते हैं कि धूप की तरफ जब करते हैं लेंस को, तो वो एक जगह, एक रोशनी को एक जगह फोकस कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये पूरे प्रकाश को एक जगह फोकस कर देता है और वो जिस पृष्ठ पर वो फोकस होता है उसमें क्या हो जाता है? वो जलने लगता है, यानी कि संपूर्ण प्रकाश एक ही जगह पर फोकस हो जाता है। अवतल लेंस जो होता है वह आने वाले प्रकाश को, समांतर प्रकाश को फैला देता है, ये अपसारित कर देता है उसको। ठीक है ना? तो इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, ये इसका गुण होता है। तो एग्जाम में कभी-कभी आ जाता है कि अभिसारी लेंस, सॉरी क्षमा चाहेंगे, अभिसारी और अपसारी गुणों में अंतर समझाइए, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है ये वाला, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी कि जैसे मान के चलो लेंस है, तो इसकी क्षमता, अब जैसे मान के चलो मैंने ये चश्मा पहन रखा है, इस चश्मे का एक अपना नंबर है, मैंने जो जिस नंबर का चश्मा पहन रखा है, यानी कि जो मेरे आपका लेंस है, इसका एक अपना नंबर है। तो ये नंबर होता है, वो उसकी लेंस की क्षमता होती है। इसकी परिभाषा अगर बात करें तो लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वो डायोप्टर होता है। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ये निकालते कैसे हैं इसकी क्षमता? तो इसकी क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। f जो है, अगर फोकस दूरी मीटर में लेंगे तो 1/f, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेंगे तो इसका 100/f लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा लेंस की क्षमता।
ठीक है, तो आइए जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये एग्जाम में। ये है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है? ये सिंपल वे में आप लोगों के लिए लिखी हुई है यहाँ पर क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि मैंने आपसे बात की थी प्रकाश के अपवर्तन में, एक में बताया था मैंने माध्यम N1, एक में बताया था माध्यम N2। ये तो ये जो है ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई किरण जो है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, लेकिन यहाँ पर किरण जो है वो यहाँ से जा रही है और यहाँ पर निकल रही है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब सघन माध्यम में बना कोण, तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण, विरल माध्यम में बना कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। क्या होता है? 90 अंश का। अगर ये वाला कोण हमारा क्रांतिक कोण है C, तो यहाँ पर जो I कोण है वो क्या होगा? 90 अंश का होगा और साइन 90 हो जाएगा। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर साइन I बटे साइन R है तो होता है साइन I बटे साइन R बराबर N। तो अगर हमारा ये विरल माध्यम में बना कोण 90 अंश का हो जाएगा तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक है ना? तो यहाँ पर R ये हो जाएगा हमारा क्रांतिक कोण। तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, साइन C बराबर 1/n। तो समझ में आया? उसके बाद अगला होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। आपतन कोण यानी कि जो आपतित किरण है उसका जो मान है उसका मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है और वह सघन माध्यम में पूर्ण परावर्तित हो जाता है। पूर्ण परावर्तित हो जाता है, इसी घटना को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। किसको? प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ।